अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज 3 रुकनी बेंच जो है वो दोबारा बैठ रहा है और ये वो 3 रुकनी बेंच है जो इलेक्शन की जिसने कमीशन के हवाले से जो डेट दी गई थी उसका फ़ैसला करना है। हालांकि ये 3 रुकनी बेंच को हुकूमती इत्तेहाद, पीडीएम और पार्लियामेंट मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि 4-3 के फ़ैसले को हम मानते हैं और 4-3 के फ़ैसले के बाद ये जो 3 रुकनी बेंच है ये बेमायने है। लेकिन 3 रुकनी बेंच इस बात पर अपनी जगह मौजूद है कि वो सही हैं और ये इलेक्शन का फ़ैसला वो करेंगे। और इलेक्शन की तारीख जो उन्होंने दी थी वो दी है 14 मई, यानी 14 मई का जो फ़ैसला है वो बरकरार है। अब देखते हैं कि आज कोई मई में हम दाखिल हो चुके हैं और 14 मई में ये कैसे इलेक्शन हो सकता है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। हालांकि वो एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार इदारा है। अगर वो चाहे कि उसके इख्तियारात में कोई दखल अंदाज़ी कर रहा है या उसका इख्तियारात कोई ले रहा है तो वो उस फैसले को डस्टबिन में डाल सकता है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन पूरे ने एक बड़ा कहते हैं ना बर्दाश्त वाला सिलसिला रखा और उन्होंने 2 लेटर इशू किए हैं। एक लेटर तो उन्होंने इशू किया है पार्लियामेंट को कि मौजूदा जो 3 रुकनी बेंच है वो उसके इख्तियारात को आपके इस्तेमाल कर रही है, अपने इख्तियारात से तजाविज़ होकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमला कर रही है, इसलिए वहाँ ये कानून साजी की जाए। दूसरी तरफ अभी रिसेंटली इन्होंने एक अपील या रिव्यू पिटीशन दाखिल की है उस फैसले के ख़िलाफ़ कि 14 मई को जो इलेक्शन हो उसमें जहाँ उन्होंने ये कहा है कि ना हमें गवर्नमेंट ने फंड्स दिया है और ना हमारे पास कोई सिक्योरिटी है जिसकी बुनियाद पर हम इलेक्शन करा सके। एक तरफ तो उन्होंने ये स्टेटमेंट रखा है और दूसरी तरफ उन्होंने बहुत ही अहम पॉइंट्स रेस किया है कि रिव्यू किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की ये 3 रुकनी बेंच ने अपने इख्तियार से तजावज़ किया है, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में दखल अंदाज़ी की है और इलेक्शन कमीशन का जो इस्तेहक़ाक़ है जो आइन ने उसको दिया है उसमें जो है ज़र्ब लगाई है। तो ये एक बड़ा सिलसिला है। अब देखते हैं कि आया आज के दिन ये जो 3 रुकनी बेंच अपने इस अमल पे, क्योंकि इसने तो पंचायत लगाने की बात की थी जिसके ऊपर पार्लियामेंट ने और आपके जो पीडीएम ने साफ तौर पे इनकार कर दिया। और इसमें मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत बड़ा रोल है कि वो किसी भी सूरत में कोई पंचायत लगाने को तैयार नहीं है। बहरहाल उस पंचायत का भी असर ये हुआ है कि वो चंद दिन दोनों अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बातचीत चली सेनेट में, लेकिन वो बेसूद रही क्योंकि दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम थे। एक मौक़िफ़ पे थे कि एक साथ इलेक्शन हो, सब हो गए, लेकिन अर्ली इलेक्शन हो या अक्टूबर के बाद हो, इस पर क्लियर कट पीडीएम का, पार्लियामेंट का और वज़ीर आज़म का ऐलान है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। चुनांचे वो सबोताश हो चुका है। अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन कोई फ़ैसला देता है। ये जो 3 रुकनी बेंच है ये कोई फ़ैसला, क्योंकि ये तो तुले में है। दूसरी तरफ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है मेरे पास वो ये है कि पार्लियामेंट इस सूरत हाल में और हुकूमत उसके साथ इस बुनियाद पे खड़ी है कि अगर 3 रुकनी बेंच ने अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ी और उन्होंने किसी भी मेंबर को नाअहल करने की कोशिश की तो उसका बहुत सख्ती से जवाब दिया जाएगा, बहुत सख्ती से रद्द-ए-अमल होगा। रद्द-ए-अमल क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। रद्द-ए-अमल ये है कि उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घर भेज देंगे और इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उसकी अप्रूवल पार्लियामेंट देगी। ये भी है। दूसरी तरफ देखें पार्लियामेंट इतनी सख्त हो गई है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने
बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो फंड्स ऑडिट है उसके लिए रजिस्ट्रार को बुला लिया। अब रजिस्ट्रार पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि रजिस्ट्रार नहीं जाएगा, और जब रजिस्ट्रार नहीं जाएगा तो बकौल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के कि हम वारंट इशू करेंगे। तो ये एक बड़ा ही बहुत ही सख्त किस्म की मौक़िफ़ है। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट पहले ही इस बात पर तैयार है कि वो इन 3 जजेस को पार्लियामेंट के इस्तेहक़ाक़ में बुलाएंगे कि आप तौहीन पार्लियामेंट क्यों कर रहे हैं, और तौहीन पार्लियामेंट क्यों हो रही है उसकी वजह ये है कि वो जो लॉ बनाया था आपके पार्लियामेंट ने, जिसको सदर ने डिले किया और वो वापस भेजा, जिसके बाद एक ख़ास मुद्दत के बाद वो लॉ बन गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो रूल्स है वो अब नोटिफाई हो चुका है, और उस नोटिफाई को इन्होंने नोटिफाई होने से पहले मुअत्तल किया था। तो वो मुअत्तल पहले किया है और उसके बाद उस पर फर्दर प्रोसीडिंग हो रही है जो 8 मई तक चली गई है। तो और एक तरफ पार्लियामेंट ने बज़ाब्ता इन 3 जजेस के ख़िलाफ़ करारदाद दी हुई है। एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि चीफ जस्टिस समेत जो 3 जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो आपके रेफरेंसेस दाखिल किया जा चुका है, और सिर्फ एक आम शहरी या एक आम एडवोकेट की तरफ से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के डिफरेंट सूबे और मरकज़ी बार कौंसिल की तरफ से रेफरेंसेस दाखिल किए गए हैं, जिसकी बुनियाद पर अभी तक जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसमें वही बेंच में लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर रेफरेंसेस मौजूद हैं। इधर साकिब निसार और इमरान खान के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून ने, हुकूमत ने रेफरेंस दाखिल किया इलेक्शन में साकिब निसार और इमरान खान के गठजोड़ और पैसों की लेन देन, और ये कि जी इन्होंने 1 करोड़ 20 लाख में टिकट इस तरीके से फ़रोख्त किया है, ये एक तरफ है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने भी एक कमेटी बना दी है इसी के ऊपर। तो ये लड़ाई जो है वो बहुत ही ऊपर जा चुकी है। अब इस सिलसिले में जो हम, और एक और बात भी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इत्तेहादी हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत के वकला या दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर इस बात पर जो हैं वो बज़िद है कि कानून का तकाजा ये है कि लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट की लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न, वो एक लेटर जारी करे विथ रेफरेंस टू द जो लॉ बन चुका है, जो एक्ट बन चुका है, जो लॉ बन चुका है, और जिसको मुअत्तल किया था सुप्रीम कोर्ट ने बनने से पहले। याद रखिएगा, बनने से पहले ये पॉइंट उठाया जा रहा है कि जो भी उन्होंने कार्रवाई की थी बनने से पहले, अब वो बन चुका है। जब वो बन चुका है तो उसके बाद उस पर फर्दर कार्रवाई अभी नहीं हुई है, लेकिन लॉ बनने के बाद हुकूमत से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत का लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न एक लेटर जारी करे 3 रुकनी सीनियर मेंबरान जो जजेस हैं, जिनमें काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस अता बंदयाल, कि वो एक कमेटी की मीटिंग बुलाएं और आइंदा बेंचेस, सुओ मोटो, और ये जो मौजूदा सूरत हाल में जो सुओ मोटो नोटिस लिया गया है ये कितना आइनी और कानूनी है, और 3 और 4 का और या 2 या 3 का फैसला है, उसकी एडवाइस या उसका हुक्म जारी करें। क्योंकि अब ये फैसले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास नहीं रहे, ये लॉ के बाद ये सारे इख्तियारात 3 रुकनी सीनियर कमेटी के पास चले गए। वो एक 5 रुकनी कमेटी बनाए, 3 रुकनी, और फिर वो फर्दर काम करे। बड़े भयानक सूरत हाल है। मैं किसी वक्त आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीफ जस्टिस जैसे ही फारिग होते हैं, मज़ीद 6 जजेस जो जूनियर जजेस हैं उनको भी अपने वापस हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है। कानून और आइन और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस सिलसिले में मौजूद है। इसकी बातें मैं आपको किसी वक्त बाद में करूंगा, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही टेंस है। और इस टेंस सूरत हाल में ये है कि आज का ये जो प्रोसीडिंग है ये आपको बताएगा कि आया ये 3 रुकनी बेंच पीछे हटता है और जो उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले किए हैं उससे हटते हैं,
या वो इसी पे कायम रहते हुए हुकूमत, क्योंकि एक तरफ इमरान खान ने भी हफ्ते के दिन चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि इमरान खान और चीफ जस्टिस के लिंक्स हैं, ताल्लुकात हैं, और ये चीज़ें सिर्फ इससे इस्टेब्लिश नहीं होती है बल्कि उन तमाम ऑडियोज़ से भी होती है जिसमें चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इमरान खान की पार्टी, उनकी खुशदामन, उनके दीगर और लोगों के जो ऑडियोज़ आई हैं उन तमाम चीज़ों से, और फैसले इमरान खान और केसेस जो इमरान खान के हैं, उससे ये बात सामने है और लोग इस बात को इजी यानी बहुत आराम से एग्री करते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस और 3 ये जजेस एक लिहाज से इमरान खान की सहूलतकार हैं, जिसको कहा जा रहा है। चुनांचे अब ये सहूलतकारी में इमरान खान आवाम को कॉल कर रहे हैं, लोगों को कॉल कर रहे हैं, अपने वर्करों को कॉल कर रहे हैं कि हफ्ते को निकल कर इजहार यकजहती सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं, चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती के लिए निकलें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के साथ भी उनका ये अमल अगर होता तो वो गैर आईनी होता, क्योंकि सियासी जमातों का कोई रोल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से। अब यहाँ पर जो मैटर है वो ये है, जो मेरी इत्तलात है कल रात की, कि पार्लियामेंट और हुकूमत इस बात के लिए तैयार है कि अगर मौजूदा बेंच ने कोई भी ऐसा अमल किया जो अमल काबिल कबूल नहीं होगा तो फिर पार्लियामेंट और हुकूमत अपना ऑर्डर जारी करेंगे, पार्लियामेंट उसकी अप्रूवल देगी और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए चीफ जस्टिस को घर भेज दिया जाएगा, और चीफ जस्टिस को बाई हुक एंड क्रुक उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कराया जाएगा, और उसके बाद नए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को नोटिफाई किया जाएगा एक्टिंग चीफ जस्टिस के हैसियत से, और वो आपके हलफ लेंगे सीनियर तरीन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से, सदर से नहीं लेंगे। एंड देन उसके बाद एक नई सूरत हाल पैदा होगी, और उस वक्त भी लॉ बनने के बाद फैसला 3 रुकनी सीनियर मेंबर पार्लियामेंट मेंबर जजेस करेंगे, और उनमें से मेजॉरिटी का फैसला माना जाएगा। तो ये आज का दिन जिसको मैंने रात ये महसूस किया है कि पार्लियामेंट इसमें पूरी तरह से फैसले करने के लिए तैयार है, इधर जजेस भी सुना है कि पूरी तरह तैयार हैं। तो इस क्लैश, जो बहुत बड़ा क्लैश है, इस क्लैश में कौन फातेह होता है और कौन अपने घर जाता है, ये अगर पसपाई नहीं होती है तो फिर ये फैसला कुन लड़ाई है। इसमें फैसला जो ज़्यादा नज़र आ रहा है वो ये है कि चीफ जस्टिस घर चले जाएं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।